नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज कुमार यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में लेट्स टॉक फॉर अवेयरनेस। दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियोस को देख करके ये तो पक्का डिसाइड कर लिया होगा कि कौन से फंड हाउस में आपको ELSS की स्कीम में पैसा लगाना है, कैसे हम इवेलुएट करें कि कौन सी ELSS की स्कीम सबसे अच्छी है, कैसे किसी फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस इवेलुएट करना चाहिए। यदि दोस्तों ये सब चीज़ें कर ली हैं और आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी स्कीम में पैसा लगाए, क्या आपने इनमें से जो ये 13 मिस्टेक्स आज मैं बता रहा हूँ इनमें से कोई मिस्टेक तो नहीं की है? क्योंकि यदि आपने इनमें से एक भी मिस्टेक की है तो जहाँ आपका सपना वेल्थ क्रिएशन का था वो वेल्थ इरोशन बदल जाएगा। कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए और यदि मैंने कर दी है तो समय रहते कैसे मैं उन्हें सुधार सकता हूँ। पहले हम बात करते हैं, सबसे पहली मिस्टेक है, लोग हमेशा ये सोचते हैं कि व्हाट शैल बी द परफेक्ट टाइमिंग टू इन्वेस्ट इन ELSS। दोस्तों, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न और योर फेवरेबल टाइम, प्रैक्टिकली सेइंग ऐसा कुछ होता नहीं है। एवरी टाइम इज़ अ गुड टाइम, सो गो अहेड, जस्ट इन्वेस्ट इन ELSS एंड म्यूचुअल फंड्स। बट मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज बता सकता हूँ जहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा कि ये दिस इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग टू इन्वेस्ट इन ELSS। पहला, यदि मार्केट डाउन चल रहा है, इट्स टच इट्स बॉटम रॉक। सेकेंडली, इफ़ द बॉन्ड यील्ड्स आर एट हाईएस्ट। और थर्ड, यदि जिस फंड में आप पैसा लगाने जा रहे हो उसकी NAV अभी सबसे नीचे लेवल पे चल रही है तो ये परफेक्ट टाइम है कि आप ELSS में पैसा लगाएं। दूसरी गलती जो हम करते हैं, डोंट ट्राई टू मूव विद मार्केट। आप उसे आउट परफॉर्म करने की कोशिश ही मत कीजिए, क्योंकि अधिकतर हम करते क्या हैं कि हम मार्केट की वॉलेटिलिटी को देख करके अपने इन्वेस्टमेंट और रिडम्पशन के डिसीजंस को ले रहे होते हैं। भाई साहब, ये पहले मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। ELSS एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप इन शॉर्ट टर्म टेम्पररी नेचर की वॉलेटिलिटी के हिसाब से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो बी स्टिक ऑन व्हाट योर फाइनेंशियल गोल एंड टाइम होरिजन। यदि आप मार्केट की सिचुएशन को देख करके इन्वेस्टमेंट पैटर्न को चेंज कर रहे हो, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। फायदे की जगह आपको नुकसान भुगतना पड़ जाएगा। सो डोंट इन्वेस्ट और रिडीम योर यूनिट्स ऑफ ELSS और एनी म्यूचुअल फंड ऑन द बेसिस ऑफ अ मार्केट सिचुएशन। तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये, वी आर स्केयर्ड अबाउट व्हाट फ्लक्चुएशन एंड वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। दोस्तों, वॉलेटिलिटी एक नॉर्मल फीचर है किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का। चाहे आप डेट में पैसा लगाओ, चाहे आप इक्विटी में पैसा लगाओ, वहाँ पे फ्लक्चुएशन और वेरिएबिलिटी होगी, चाहे वो रिटर्न में हो या वैल्यू में हो। बस डिफरेंस केवल इस बात का आता है कि क्वांटम क्या है। जहाँ इक्विटी में डेट से ज़्यादा फ्लक्चुएशन का क्वांटम रहता है, तो ELSS में आपका फ्लक्चुएशंस रहेंगे। यदि ये फ्लक्चुएशंस आपको रात की नींद से उठा देते हैं, आपको डरा देते हैं, दे क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन इन योर लाइफ, तो भाई साहब ELSS आपके लिए नहीं है, आपको इस तरफ नहीं आना चाहिए। बेटर ऑफ कि आप कोई भी कन्वेंशनल फिक्स्ड इनकम ग्रोथ प्लान्स ले लीजिए जहाँ पे आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा, मार्केट फ्लक्चुएशंस आपको डरा नहीं। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हर इन्वेस्टर कर सकता है, जब भी वो किसी फंड को चूज़ कर रहा होता है, उस फंड की स्कीम को चूज़ कर रहा होता है, तो उसके रिटर्न को देख रहा होता है। दोस्तों, हमें रिटर्न को नहीं देखना है, उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी क्वालिटी ऑफ स्टॉक को देखना है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। दोस्तों, यदि आइसोलेशन में आप केवल रिटर्न को देखोगे तो ये आपको दिक्कत में डाल सकता है। टेक एन एग्जाम्पल, हम यदि सुंदरम लॉन्ग टर्म टैक्स एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को देखें, उसके 1 साल और 3 साल के रिटर्न को देखें और कंपेयर करें इडलवाइज टैक्स एडवांटेज ग्रोथ प्लान से, तो आपको समझ में आएगा कि हम कितनी बड़ी गलती कर देते हैं। सुंदरम टैक्स एडवांटेज फंड जो 1 साल में आपको 106% रिटर्न दे रहा है, वहीं पे इडलवाइज आपको केवल 51% रिटर्न दे रहा है, मीन्स आधे से भी कम। दूसरी तरफ यदि हम इसको 3 इयर्स के टाइम होरिजन में देखें तो सुंदरम टैक्स एडवांटेज फंड का जो रिटर्न रहा 13.1 रहा, वहीं इडलवाइज का 13.6 रहा। आपने देखा पहली साल में रिटर्न इडलवाइज का आधे से भी कम था, वहीं 3 साल में उसका रिटर्न बढ़ गया। यदि आपने ऐसी गलती की है कि आपने फंड के रिटर्न को देखा है, उसकी कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को नहीं देखा है, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। दोस्तों, हमें संगम देखना है, 3 चीज़ों का संगम यदि किसी फंड में है तो वो बेस्ट हो सकता है। क्या? रिटर्न अलॉन्ग विद द रिस्क एंड द टाइम पीरियड। यदि तीनों चीज़ सही हैं, क्योंकि इन तीनों में आपस में बहुत गहरा संबंध है। जैसे आपने सुना ही होगा, मोर द रिस्क मोर द रिटर्न, तो भाई साहब उल्टा भी तो पॉसिबल है, मोर द रिटर्न मोर द रिस्क। सेकेंडली, जब रिस्क हमेशा टाइम के इनवर्स चलता है, समय यदि थोड़ा होगा, कम होगा, इफ शॉर्टर द टाइम पीरियड द मोर द रिस्क विल बी। तो तीनों का यदि आपने कॉम्बिनेशन फिट नहीं किया है, केवल रिटर्न पे बेस्ड होकर के डिसीजन ले रहे हो, तो दोस्तों फिर से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जो हर इन्वेस्टर कर लेता है। तो व्हाइल डिसाइडिंग योर स्कीम ऑफ ELSS, जस्ट ट्राई 3 थिंग्स, व्हाट रिटर्न, रिस्क एंड टाइम होरिजन को आप जरूर कंपेयर करें। क्या आप ELSS में इसलिए पैसा लगा रहे हैं कि आपको टैक्स का एडवांटेज चाहिए? दोस्तों, ELSS का लॉक इन पीरियड 3 साल का है, जो कि ATC में जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सबसे कम है। ये एक अट्रैक्टिव फीचर हो सकता है, पर डिटरमिनेंट फैक्टर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्स एडवांटेज नेवर बी कंपेयर्ड विद द फाइनेंशियल प्लानिंग। आप टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को कंपेयर नहीं कर सकते। टैक्स प्लानिंग शैल ऑलवेज बी
ancillary to the financial planning if you really want to make an wealth creation. पर यदि आप केवल टैक्स एडवांटेज लेना चाहते हो तो आपके पास में दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. Why you are going in that side? Why you are creating your risk? तो यदि आप टैक्स एडवांटेज लेना चाहते हो तो उस केस में आपको इस साइड नहीं आना चाहिए क्योंकि ये रिस्कियर प्रोजेक्ट हुआ. पर वेल्थ क्रिएशन यदि आपका ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल गोल है, तो पक्का आपको इधर ही आना चाहिए. साथ में आपको टैक्स का एडवांटेज ले लेना चाहिए. 5वां पॉइंट दोस्तों, डोंट इन्वेस्ट फॉर अ 3 ईयर. यदि आप ELSS की किसी भी स्कीम में पैसा लगाने जा रहे हो तो 3 साल के लिए इन्वेस्ट ना करें. 3 साल का होल्डिंग पीरियड आपके लिए दिक्कत दे सकता है. पहली चीज़, लॉक इन पीरियड और होल्डिंग पीरियड में अंतर होता है. लॉक इन पीरियड केवल टैक्स एडवांटेज के लिए. होल्डिंग होरिजन आपका अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. वी कैन एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. यदि आप निफ्टी 500 TRI के रोलिंग रिटर्न को देखेंगे, जो कि एक बेंचमार्क है इक्विटी फंड्स के लिए, जनरली इन्वेस्टिंग इन अ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड ऑल द ELS हैविंग अ सेम कंपोजिशन. यदि आप 3 साल के इसके टाइम होरिजन को और 10 साल के टाइम होरिजन को यदि आप कंपेयर करेंगे, मैंने डाटा में 3 साल 2018 से लेकर के 2021 का लिया है और 10 साल में मैंने 2011 से लेकर के 2021 का लिया है. आप देखेंगे कि मैक्सिमम रिटर्न 3 इयर्स टाइम होरिजन में इसने लगभग 68.6% दिया. मिनिमम वही आपका 21.6 रहा. और जो इसका मीडियन या एवरेज रिटर्न हम बात करें तो 12.5% 3 साल में निकल के आया. वहीं यदि 10 साल के टाइम होरिजन में इसे देखा जाए तो इसका जो मैक्सिमम रिटर्न निकल के आया था दैट इज़ 21.6%, और जो मिनिमम रिटर्न निकल के आया वो है 5%, और एवरेज जो मीडियन निकल के आया वो है 16.3%. तो दोस्तों, बाय एनालाइजिंग द 3 and 10 ईयर टाइम होरिजन ऑफ व्हाट निफ्टी 500 TRI, जो कि एक बेंचमार्क है, थिंक ये 3 साल के टाइम होरिजन में इसमें रिटर्न में वेरिएबिलिटी लगभग 91% आई है. वी कैन कंपेयर विद मैक्सिमम एंड मिनिमम, वेयर एज इन द केस ऑफ 10 ईयर जो वेरिएबिलिटी इन रिटर्न निकल के आई है केवल 21% निकल के आई है. तो हमें ये पता लग सकता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वेरिएबिलिटी कम होती जाएगी. जब वेरिएबिलिटी कम होगी, वोलेटिलिटी कम होगी, फ्लक्चुएशंस कम होंगे, तो रिस्क भी आपका कम होगा. दूसरा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ना चालू हो जाएगा. तो दोस्तों, लॉन्गर द टाइम पीरियड, लोअर विल बी द रिस्क एंड हायर विल बी द रिटर्न. अब किसी भी ELSS की स्कीम में कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहिए? तो यदि आप ऐसे फंड की स्कीम चूज कर रहे हो जो अपना पैसा मिड कैप या स्मॉल कैप्स में लगाता है, तो कम से कम होल्डिंग पीरियड 7 से 10 साल का होना चाहिए. पर यदि आप ऐसे फंड की स्कीम को चूज कर रहे हो जो कि अपना पैसा लार्ज कैप में लगा रहा है, तो ऐसे केस में 5 से 7 साल का होल्डिंग होरिजन होना जरूरी है. तो दोस्तों, 3 साल का टाइम पीरियड सोच करके आप ELSS में इन्वेस्ट ना करें. यदि ऐसा कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट एंड फ्लक्चुएशंस के कारण आपका रिस्क बढ़ जाएगा और रिटर्न नेगेटिव होने की संभावनाएं रहेंगी. 6th मिस्टेक, हम लिक्विडिटी कंस्टेंट को नहीं देख पाते. यदि दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट इमीडिएट लिक्विडिटी की है तो ELSS आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड ही 3 साल है. किसी भी कंडीशन में आप 3 साल से पहले पैसा निकाल नहीं सकते. यदि आपको लिक्विडिटी की ज़्यादा ज़रूरत है तो उस केस में आपको पैसा ऐसे ऑप्शंस में लगाना चाहिए जो आपको इमीडिएट लिक्विडिटी दे दें. तो ऐसे ऑप्शंस आपके FD हो सकता है, NPS हो सकता है, आपका PF हो सकता है. आप ELSS की तरफ ना आकर के ऐसे ऑप्शंस को चूज़ करें. यदि आपने लिक्विडिटी को कंसिडर करके इस ऑप्शन में इन्वेस्ट किया है तो दोस्तों फिर से दिक्कत में पड़ने वाले. अगली गलती जो हम कर सकते हैं, डोंट इन्वेस्ट इन ELSS एट द ईयर एंड. दोस्तों, यदि आपको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, वेल्थ क्रिएशन चाहिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट एज क्लोजर टू द स्टार्ट ऑफ ईयर कर लेना चाहिए. इससे आपको कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिल जाएगा. जितनी जल्दी कंपाउंडिंग होगी उतना ज़्यादा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आएगा. सो डोंट इन्वेस्ट एट द ईयर एंड. दोस्तों, यदि आप पहले से ELSS में इन्वेस्ट करते हैं एंड यू आर हैविंग हैबिट ऑफ फ्रिक्वेंटली चेंजिंग और स्विचिंग द फंड, ऐसा ना करें. यदि ऐसा आप करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरा इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस बढ़ जाएगा, तीसरा टैक्स लायबिलिटी आप पे इम्पोज होने वाली है. तो ऐसा ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा. आप एक फंड में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस फंड को आप मेंटेन करके रखें अंटिल एंड अनलेस यू गेट अ सर्टेन बेनिफिट और बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू. क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज़ करते टाइम पे उसकी रेटिंग को देख करके उसे चूज़ कर रहे हैं? यदि ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों गलत कर रहे हो. ये कोई स्कूल थोड़ी ना है, आपकी क्लास का एग्जाम नहीं है, होमवर्क नहीं है कि आपको यदि टीचर स्टार देता है तो इट मीन्स यू आर एक्सीलेंट और गुड स्टूडेंट. आपको रेटिंग को देख करके कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर. आपको हमेशा उसके परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, उसकी हिस्ट्री को देखना चाहिए, उसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स को देखना चाहिए. जनरली ये जो रेटिंग्स दी जाती हैं वो किसी भी इन्वेस्टर के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए दी जा रही होती हैं. सेकेंडली, ये जो रेटिंग्स हैं केवल क्वांटिटेटिव डाटा को कंसिडर कर रही होती है, इसमें क्वालिटेटिव डाटा आता ही नहीं है. दे नेवर शोज द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एसेट्स, फिलॉसफी ऑफ दैट. तीसरी, ये इट्स वन साइज फिट फॉर ऑल कैनॉट बी होल्ड गुड एवरी टाइम.
जो चीज़ किसी के एक के लिए अच्छी हो सकती है वो सबके लिए अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो रेटिंग्स को देख करके यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो गलती करोगे, आपको रेट। अगला पॉइंट जिस पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जब भी आप ELSS में पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें, तो लमसम ना करें, सिप का फ़ायदा लें। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आप रेगुलर पेमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो रुपीज़ एवरेजिंग कॉस्ट का एडवांटेज ले पाएंगे। सेकेंडली, कंपाउंडिंग का आपको फ़ायदा होगा। पर यूनिट आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी और नंबर ऑफ़ यूनिट आपको ज़्यादा मिलने वाली है। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में मौका मिलता है कि लमसम पेमेंट करना है, SIP, गो फॉर द SIP। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे आखिरी पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन पजल। डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत अच्छा होता है। इट विल रिड्यूस योर रिस्क, इंक्रीज योर रिटर्न। पर ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज़ बैड बिकॉज एक्सेसिव शुगर विल ruin द टेस्ट ऑफ योर टी। आप दही को ज़्यादा भी मत लोगे तब भी उससे मक्खन और छाछ ही निकलने वाली है, किसी भी कंडीशन में दूध नहीं बनेगी। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन लीड टू योर एक्स्ट्रा कॉस्ट और एफर्ट, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हमें कब मालूम पड़ेगा कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन है? यदि आपने एक जैसे फंड या स्कीम में पैसे लगा रखे हैं विद डिफरेंट नेम्स, मल्टीपल पोजीशन होल्डिंग कर रखी है, तो इट्स अ साइन ऑफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंडली, आपने इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट अलग अलग सिक्योरिटीज़ और स्टॉक्स में कर रखा है और वो भी n नंबर ऑफ कर रखा है, अगेन इट्स अ साइन ऑफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए टू मेक एन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। आज की इस वीडियो में हमने ऐसी 13 मिस्टेक्स देखी जो बीइंग अ इन्वेस्टर आप कर सकते हो। यदि समय रहते आपने इन मिस्टेक्स को सुधार लिया तो दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन आपके हाथ में है। अन्यथा जहां वेल्थ क्रिएशन का सपना आप लेकर के चले थे, वहां वेल्थ इरोड होने में टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ बी कंसर्न अबाउट ऑल दीज मिस्टेक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। इन मिस्टेक्स से रिलेटेड और भी डिटेल्ड वीडियोस हैं जिनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। दोस्तों, आप अपने कमेंट्स से मुझे बताएं कि ये वीडियो किस तरह का रहा।